हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं, फिर हमारी नई वीडियोस के लिए इस बेल आइकन को ऑन कर लें। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपका स्वागत करता है। और दोस्तों, जो आज की हम क्लास लेके आए हैं उसमें हम खास तौर से आपके लिए जो लेके आए हैं वो जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं मनोविज्ञान के। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आगामी जो एग्जाम है, जैसे एस्टेट है या फिर आपका डीएसएसपी के एग्जाम है, तो उनमें भी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहला है कि निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया देखो ध्यान से देखना कि डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। पहला है कि वाचन परिशुद्धता गति बोध की समस्या है। दूसरा है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध के निश्चय। दूसरा लिखने की धीमी गति। तीसरा छपे हुए शब्दों को ज्ञान सीखने और याद रखने की घटनाएं। तो यदि हम इसमें इसको ऑप्शन 2 को देखें तो बाकी सभी ऑप्शन क्या है, डिसलेक्सिया की क्या है विशेषताएं है कि वाचन परिशुद्धता गति बोध की समस्याएं, ये सभी किससे रिलेटेड है, आपकी डिसलेक्सिया से। और सेकंड, लिखने की धीमी गति, लिखने की जो धीमी गति है ये भी आपकी किससे रिलेटेड है, आपकी डिसलेक्सिया से। उसके बाद जो छपे हुए शब्दों को लिखने और याद करने की जो कठिनाइयां हैं ये सभी है, ये भी सब किसकी विशेषता है, डिसलेक्सिया। तो हम किसको छोड़ के, ऑप्शन नंबर 2 को छोड़ के बाकी सब क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, तो आपको अच्छे से याद करनी है ये वाचन परिशुद्धता गति बोध की समस्याएं, उसके बाद लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाई। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा दूसरे क्वेश्चन है कि सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का शक्तिशाली घटक है। क्वेश्चन हमारा कि सशक्त, आपको स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर चला गया। ये है कि सशक्त अभिप्रेरणा, थोड़ा सा और नीचे में कर देता हूँ। अब ये देखिए कि सशक्त अभिप्रेरणा है जो सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है। जो सशक्त अभिप्रेरणा है कि बहुत ही अच्छी तरीके से उसको मोटिवेट करना, बहुत ही स्ट्रॉन्गली मोटिवेट, यू कैन से स्ट्रॉन्ग मोटिवेट। तो इससे बालक स्वस्थ रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बालक को मोटिवेट करते हैं, हमारे एजुकेशन में ऐसी कोई बात नहीं है। ध्यान करता है, ये भी कोई बात नहीं है। शीघ्र सीखता है, ये बात बिल्कुल सही बात है कि यदि हम बच्चे को क्या है, अभिप्रेरणा भी कौन सी, सशक्त अभिप्रेरणा यदि हम देते हैं तो बच्चा क्या है, शीघ्र सीखता है। तो ये आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है। चौथा ऑप्शन है कि वह प्रसन्न रहता है, ये भी गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं हमारे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 3 है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प का मतलब समझते हो कि जो कारीगर है, जैसे हम काम कर सकते हैं, उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बच्चों को। तो इसका यही आंसर है, आप देख ही चुके हैं। मंदबुद्धि बच्चों को हमें क्या है, जो हस्तशिल्प है उसकी शिक्षा वो देनी चाहिए। तो पिछड़े बालकों को, सामान्य बालकों को, प्रखर बुद्धि बच्चों को, ये जो है सिर्फ जो हस्तशिल्प है ये किन के लिए है, मंदबुद्धि के लिए है, ताकि वो कुछ ना कुछ आगे जाके कुछ कर सके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है, कि छात्रों में चोरी करने की जो आदत है उसको दूर कैसे किया जा सकता है। पहला है बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर। देखिए ये तो बिल्कुल गलत है। एग्जाम में यदि आप आंसर इस तरीके से देखो कि बालकों को पारितोषिक देकर, तो ये नहीं हो सकता। आप उदाहरण देकर, अच्छे अच्छे जो इंसान हैं
आप उनके उदाहरण दे सकते हो, अच्छे विद्वानों के उदाहरण दे सकते हो, या फिर अच्छे व्यक्तियों के जो है आप दे सकते हो कि आपकी कक्षा में कोई अच्छा बच्चा है, कक्षा में यदि कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, बुद्धिमान, तो आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। यदि आपकी क्लास में कोई ईमानदार है, कोई ईमानदारी करता है, आप उसके बारे में भी बता सकते हो, जिससे यदि हम उसको उदाहरण देते हैं तो बच्चे में क्या है, एक विशेषता होती है कि वो कुछ ना कुछ उससे उदाहरण से सीखने की कोशिश करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा 5वें क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा ये कि प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। बालकों के मत का, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को, शिक्षकों के निर्णय को, समुदाय के विचारों को। तो इसका हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें आंसर है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को। कि जो वस्तुनिष्ठ है, हम जो टेस्ट लेते हैं उसके हम परिणाम देखते हैं कि क्या उसका रिजल्ट रहता है, उस रिजल्ट के बेस पे हम देख सकते हैं। यदि अब अभिभावकों के मत को देखें तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हम उससे बच्चों के लिए कुछ महत्व कर सकते हैं। प्रतिभावान शिक्षकों के निर्णय भी, आप शिक्षक हो, आप कुछ भी निर्णय लेते हो, ठीक है, तो उससे हम नहीं बच्चों की पहचान नहीं कर सकते। और समुदाय के विचारों को भी जानकर हम नहीं, असली जो है इसमें वो है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को जानकर हम क्या है, उस तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम करते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन है हमारा, 6 के निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? अप्रत्यक्ष ढंग, विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, उदात्तीकरण। तो इसका आंसर होगा आपका उदात्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2010 देश में लागू हुआ, जो 2010 में देश में लागू हुआ, कब लागू हुआ? वो 1 अप्रैल, यानी ये थोड़ा ये मिस्टेक्स है, इसको आप क्लियर कर लो कि 2010 है ये। तो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ, ताकि जो बालक है, ठीक है, बालकों को मुफ्त शिक्षा दी जा सके। तो ये कब स्टार्ट हुआ? ये हमारा जो 1 अप्रैल है 2010, उसको ये स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या था? कला यानी आर्ट, कला यानी जो आर्ट है, आर्ट को जोड़ा गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल एक सही है और उपरोक्त दोनों और भी सही है। तो इसमें आपका आंसर है उपरोक्त और भी। ये भी बात ठीक है और ये भी बात ठीक है, तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है हमारा ये आपकी स्क्रीन पे कि जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं विश्वसनीयता, ठीक है, कि उसमें उसको वैधता नहीं बोलते हम, वस्तुनिष्ठता नहीं बोलते उपरोक्त, क्योंकि इसमें जो ज्यादातर बच्चे हैं वो एग्जाम में क्या करके आते हैं? उपरोक्त सभी, क्योंकि उनको तो उपरोक्त सभी दिखा ना और उनको इस पे ठीक किया नहीं। तो ऐसा नहीं है। यदि जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, तब उस परीक्षा को विश्वसनीयता बोलते हैं कि भाई इसमें कुछ ना कुछ विश्वसनीयता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है
कि खालिस्तान में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। इसमें है आपकी योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन ये है कि अनुसंधान। 11वां क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से कि अनुसंधान जो सामरिक समस्या से संबंधित है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, क्या कहलाता है? यानी उस अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च। ठीक है, रिसर्च, रिसर्च, रिसर्च को बोलते हैं हिंदी में अनुसंधान। ठीक है, तो इसमें आपका किस प्रकार का क्रियात्मक अनुसंधान आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। 12वां क्वेश्चन है कि गामक विकास से, गामक मतलब मूव करने वाला, मूविंग, हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित सहयोग से है। ये किस प्रकार से है? शक्ति और गति से। ये इसका आंसर होगा हमारा शक्ति और गति से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है केवल एक कोष में, दो कोष में, कई कोष में, कोई कोष में नहीं, तो केवल एक कोष में आपका आंसर है मनुष्य का जीवन घटित है। हमारा 14 क्वेश्चन है कि शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। शैशव अवस्था समझते हो, प्रारंभिक अवस्था बच्चे की, तो नैतिकता का होना, यानी जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है तो उसमें नैतिकता की कोई भावना नहीं होती। उसमें जो नैतिकता है उसकी, नैतिकता की कोई भावना नहीं होती, कोई भावना नहीं होती। पहले यदि हम बात करें शारीरिक विकास की तीव्रता, बिल्कुल होती है, ये बहुत तीव्रता होती है। दूसरे पर निर्भरता, बिल्कुल दूसरों पे, जो छोटा बच्चा होता है हमारा वो दूसरों पर निर्भर रहता है, तो ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। चिंतन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चिंतन क्या है। ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, चिंतन क्या है? चिंतन आपका प्रतीकों का उपयोग, भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं है, प्रत्याशित प्रक्रिया नहीं है, संप्रत्य अधिगम नहीं है, तो क्या है? प्रतीकों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम 16वें क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं कि अप्रत्यक्ष पद तथा समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रौढ़ों के लिए। अप्रत्यक्ष पद समस्याओं का उपयोग, अप्रत्यक्ष पद समस्याओं का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रौढ़ों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 है। 17 है कि समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला, ये वकालत नहीं है, वकालत है, का सिद्धांत करने वाला है, तो इनमें से है सूझ का अधिगम सिद्धांत। सूझ का जो अधिगम सिद्धांत है सूझ का अधिगम सिद्धांत, सूझ का अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन किस प्रकार का है? तो ये है मानसिक विकास का। ये कथन किस प्रकार का है? मानसिक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19th क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से विकल्प सीखने के सही उत्तर है? निम्न में से कौन सा विकल्प सीखने का सही उत्तर है? यानी जो सीखना, यानी लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस का है। पहले इसमें आपको तथ्य देखना है, तथ्य इकट्ठे करने हैं, फिर उसके बारे में सूचना प्राप्त करनी है, फिर ज्ञान प्राप्त करना है, फिर उसके बाद बारे में बोध और लास्ट में प्रज्ञान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला आपका तथ्य, दूसरा आपकी सूचना,
तीसरा ज्ञान की प्राप्ति, 4 बोध और 5वां प्रज्ञान। तो ये 5 स्टेप्स में है। पहले स्टेप में है आपका क्या, तथ्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कोई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा है आपका सूचना, दूसरा कौन सा है, सूचना। और तीसरा आपका है ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति। चौथा है आपका बोध और 5वां है आपका प्रज्ञान। तो ये 5 स्टेप्स है, आपको याद रख लेने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको नहीं कहा जाता है। तो परिपक्वता इत्यादि से उत्पन्न व्यवहार को अधिगम नहीं कहा जाता। तो सेंटेंस क्या होगा हमारा कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम, और यहाँ बीच में क्या आएगा, नहीं, नहीं कहा जाता। ठीक है, ये सेंटेंस आप पूरा कर सकते हो इस प्रकार से। हमारा 21वां क्वेश्चन है कि मुर्रे ने परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह परीक्षण है, वह है विषय आत्मबोधिक परीक्षण। उसको क्या बोलते हैं, जो मुर्रे ने परीक्षण की रचना की है वो है आपका विषय आत्मबोधन परीक्षण। किसने की है इसकी रचना, किसने रचा है इसको, इसको रचा है मुर्रे ने, मुर्रे साहब ने इसको रचा है, जो कि बहुत ही साइकोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन, हमारा आज का अपना लास्ट क्वेश्चन कि 22वां क्वेश्चन हमारा कि परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। परिवेश यानी जो हमारे आसपास का वातावरण है वो जिसे प्राणी प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसे कहा जाता है प्रेरक। तो परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेरक, उसको बोला जाता है प्रेरक यानी मोटिव, उसको बोलते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो थी आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से आपने देखी, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से आपने इसको देखी, तो बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपका बहुत धन्यवाद करता है। तो दोस्तों आप यदि हमारी इसी प्रकार से और भी वीडियो या ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्त, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।